हेलो शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी ब परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22 द्वितीय सत्र। इन वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है द्वितीय सत्र के लिए, यानी सेकंड टर्म में जो आपको चैप्टर्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी आपको चैप्टर्स दिए गए होंगे हम उन्हीं के क्वेश्चन आंसर्स को जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 16। जो चैप्टर नंबर 16 है वो पतझड़ में टूटी पत्तियां हैं और इसमें आपको दो पार्ट्स दिए गए थे, एक था गिन्नी का सोना और दूसरा था झेन की देन। तो जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है आपको सेकंड टर्म में, उसमें जो है आपको झेन की देन जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है उसी के क्वेश्चन आंसर जो है पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में भी हम जो है पाठ्य पुस्तक पर जो आधारित प्रश्न है झेन की देन के अकॉर्डिंग उनको डिस्कस करेंगे और अकॉर्डिंग जो है हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भी कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं, यानी आपसे क्वेश्चंस जो है कुछ बदल कर भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको जो है अच्छे से अपने शब्दों में उनके उत्तर देने हैं। इसके लिए आपको पहले समरी पता होनी चाहिए, आपको पूरी जो स्टोरी है इस झेन की देन की वो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि उसमें क्या कहा गया है, तभी आप जो है सभी प्रश्नों के, आपको किसी भी तरह का आपको प्रश्न पूछा जाए उसके अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित कुछ प्रश्न जो है वो देख लेते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में झेन की देन के कौन से प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। सबसे पहले जो है आपको 25 से 30 वर्ड्स में आंसर देने हैं अपने क्वेश्चंस के। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है झेन की देन का, प्रश्न आपसे पूछा गया है झेन की देन का, यानी चाइनीज ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। तो यहाँ पर जो चाइनीज है वो आपको पता होगा, झेन की देन जो आपका पार्ट है उसमें चाइनीज किसे कहा गया था, जो आपकी चाय बना रहा था। तो उसने कौन सी ऐसी क्रियाएं की थी जो गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की गई थी, उसके बारे में आपने लिखना है। तो यहाँ पर हम जो इसका आंसर है वो थोड़ा बड़ा करके बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन आपने जो है अपने शब्दों में इसे 25 से 30 शब्दों में ही कंक्लूड करके लिखना है। तो यहाँ पर इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। लेखक और उसके मित्र को देखकर चाइनीज खड़ा हो गया, कमर झुकाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी को जलाया और उस पर चाय बनाने वाला बर्तन रख दिया। वह साथ वाले कमरे में गया और कुछ बर्तन लेकर आया, फिर तौलिए से बर्तन साफ किए। ये सारा काम चाइनीज ने बड़े ही सलीके से पूरा किया और ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती नाम के राग की धुन गूंज रही हो। अब यहाँ पर जो ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया है उसको आपने 25 से 30 वर्ड्स में कंक्लूड करना है। तो यहाँ पर हमने पूरी गरिमापूर्ण ढंग से जो उसने क्रियाएं की थी वो आपको बताई है कि उसने क्या क्या जो है शुरू से लेके लास्ट तक किया था। तो यहाँ पर जो ये लास्ट की पंक्ति है कि उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती नाम के राग की धुन गूंज रही हो, आप ये स्किप कर सकते हैं, बाकी जो है आप अच्छे से अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट कि टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों। तो जो टी सेरेमनी थी जिसमें जो है चाय बनाने और पीने का जो ये कार्यक्रम होता था उसमें कितने आदमियों का प्रवेश किया जाता था और क्यों किया जाता था। तो यहाँ पर इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं कि जापान में टी सेरेमनी समारोह की सबसे खास बात शांति होती है, इसलिए वहां 3 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं माना जाता। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो 25 से 30 वर्ड्स में दे दिया है कि वहां पर कितने 3 आदमियों से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं माना जाता था, केवल 3 व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा वहां पर प्रवेश कर सकते थे टी सेरेमनी में। और क्यों, क्योंकि उसकी खास बात ही जो है वो शांति होती थी, क्योंकि जितने ज्यादा आदमी होंगे उतनी ज्यादा बातचीत होगी, उतनी ज्यादा शोर शराबा होगा, लेकिन जितने कम आदमी होंगे उतनी ही जो है शांतिपूर्ण ढंग से वो टी सेरेमनी को सेलिब्रेट कर सकते थे, यानी उसका जो कार्यक्रम है वो पूर्ण कर सकते थे। इसलिए 3 से ज्यादा व्यक्तियों का वहां पर जाना मना होता था। अगला प्रश्न है चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में
क्या परिवर्तन महसूस किया। तो यहाँ पर भी हमने जो ये आंसर है वो थोड़ा विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप आंसर इस तरह से लिख सकते, करीब 1.5 घंटे तक प्यालों से चाय को धीरे धीरे पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उनके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद ही हो गया है। लेखक को लगा जैसे वह कभी ना खत्म होने वाले समय में जी रहा है। यहाँ तक कि लेखक का मन इतना शांत हो गया था कि बाहर की शांति भी शोर लग रही थी। तो यहाँ पर जो चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया है वो आपने जो है एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर जो ये पहले वाला पार्ट है कि जो करीब 1.5 घंटे तक वो प्यालों से चाय धीरे धीरे पीते रहे और 10-15 मिनट तक लेखक को बहुत परेशानी हुई, ये आप स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ पर ये बता सकते हैं डायरेक्ट कि लेखक ने क्या जो है महसूस किया। उसने क्या महसूस किया कि उसके जो दिमाग की रफ्तार है वो कम होने लगी है और उसके बाद जो है ऐसा लग रहा था उनको कि उनका दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है। तो ये सब, उनका दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है। तो ये सब जो है आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये हमने थोड़ा विस्तार से आपको बताया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि ताकि आपको जो है चैप्टर थोड़ा रिवाइंड हो जाए। अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए। आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं। तो इसको भी जो है आप 25 से 30 शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे। और आप किस तरह से लिख सकते हैं कि लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के कारण बताते हुए कहा कि वहां जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है, अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे लोग केवल काम की ही बात करते हैं। यहाँ तक कि जब जापान के लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो वे किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से ही बातें करते हैं। जापान के लोग अमेरिका से लग गए जिसके कारण वे 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 ही दिन में खत्म करने की कोशिश करने लगे। ऐसा करने के कारण जब दिमाग थक जाता है और टेंशन में आकर पूरा इंजन टूट जाता है, यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी बहुत अधिक फैल गई है। हम इन कारणों से पूरी तरह सहमत हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो ये उत्तर है वो भी बहुत ज्यादा विस्तार में इसलिए बताया है ताकि आपको जो है वो सारी बातें क्लियर हो जाए जो लेखक के मित्र ने लेखक को बताई थी कि जापान में मानसिक रोग क्यों फैल रहा है लोगों में। तो आप जो है यहाँ पर केवल 25 से 30 शब्दों में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो जापान के लोग हैं वो कोई भी काम जो है आराम से नहीं करते हैं। वो एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं जिसके कारण वो 1 महीने का काम जो है 1 दिन में करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने में उनका दिमाग बहुत ज्यादा थक जाता है। टेंशन में जो है उनका पूरा जो दिमाग है वो फूट जाता है, यानी दिमाग का जो इंजन है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ महसूस करता है। और यही कारण है कि जो जापान के लोग हैं उनमें मानसिक बीमारियां बहुत ज्यादा फैल गई है। और हम पूरी तरह से सहमत है क्योंकि जब भी लोग जो है अपना काम जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग पर जब प्रेशर पड़ता है, वो टेंशन में आते हैं, तो मानसिक बीमारियां जो है वो जरूर फैलती है। तो इस तरह से जब आपको पूरा चैप्टर पता होगा, पूरा जो है आपको समरी पता होगी चैप्टर की कि उसमें क्या क्या बताया गया है, तो आप जो है अपने शब्दों में अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। यानी अब जो है जो आपने उत्तर देने हैं वो हम 50 से 60 शब्दों में देंगे, यानी 50 to 60 वर्ड्स। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपको झेन की देन से है वो है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। अब आपने जब चैप्टर था कि जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो केवल वर्तमान है, यानी हमारा जो प्रेजेंट टाइम है वही केवल सत्य है और हमें उसी में जीना चाहिए। जो भूतकाल है, जो भविष्य है, वो सत्य नहीं है, उसमें जो है हमें नहीं जीना चाहिए। तो ये लेखक ने क्यों कहा था, ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आप इस तरह से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। हम लोग या तो बीते हुए दिनों में रहते हैं या आने वाले दिनों में, जबकि दोनों ही समय झूठे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक बीत चुका होता है और दूसरा अभी आया ही नहीं है। तो बात आती है कि सच क्या है। तो इस बात पर लेखक कहते हैं कि जो समय अभी चल रहा है
वही सच है। तो यहाँ पर जो ये एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी कम है, लेकिन आप जो है इसे अपने शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो समय है वो केवल वर्तमान है, क्योंकि जो बीत गया है उसमें जो हमने अगर गलतियां की है तो हम उन्हें सुधार नहीं सकते हैं। हम उन्हें सुधार नहीं सकते हैं। हम जो है पास्ट में जाकर जो है उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसमें जीना जो है वो गलत होगा, क्योंकि उससे जो है हमें केवल पेन होगा और हम जो है अपने फ्यूचर में जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो हमारा फ्यूचर होता है वो अभी आया ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर जो है हमेशा हमारे प्रेजेंट टाइम पर डिपेंड करता है कि हम प्रेजेंट में जैसा काम करते हैं हमारा फ्यूचर भी जो है उसी पर डिपेंडेंट होता है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में गलत काम करते हैं तो फ्यूचर में हमें उसका गलत जो है वो भोग जो है वो भोगना पड़ता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में अच्छे से मेहनत करते हैं तो हमें फ्यूचर में उसका फल अवश्य अच्छा मिलता है। तो हमारा जो फ्यूचर है अगर हम उसी में भी सोचते रहेंगे कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा, हम प्रेजेंट में कुछ नहीं करेंगे, तो फ्यूचर जो है वो एक हिसाब से झूठा होगा, क्योंकि फ्यूचर में हम कोई भी काम जो है वो पहले नहीं कर सकते हैं, हमें वर्तमान से शुरू करना होता है। तो जो वर्तमान है वही सच है। तो इस तरह से जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो तीसरा है वो हमारा झेन की देन से है, बाकी पहला और दूसरा हमारा गिन्नी के सोने से दिया गए थे प्रश्न। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है इसका वो है, जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अब यहाँ पर जो ये पंक्तियां दी गई है हमें इनके आशय स्पष्ट करने हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसका आशय इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि जापान के लोगों के जीवन की तेजी औरों से अधिक है। जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है, अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। जापान में कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वो लोग केवल काम की ही बात करते हैं। यहाँ तक कि जब जापान के लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो वे किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से ही बातें करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न में पंक्तियां दी गई थी वो थी जापान के लोगों के जो रूटीन है उससे रिलेटेड, यानी वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा तेज चलते हैं, वो बल्कि ये हम ये कहेंगे कि वो चलते नहीं है बल्कि दौड़ते हैं, यानी दूसरों से आगे निकलने की जो है उनकी चाह बहुत ज्यादा है। वो दूसरों को जो है पीछे रखना चाहते हैं, खुद हमेशा आगे निकलना चाहते हैं। और जब वो बोलते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो बात कर रहे हैं, ये होगा कि वो अपनी बात जो है जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं ताकि उनका टाइम जो है ज्यादा वेस्ट ना हो बात करने में। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब अकेले पड़ जाते हैं तो आमतौर पर जो हम लोग हैं जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो हम अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से जो है बातचीत करते हैं ताकि हमारा अकेलापन दूर हो। लेकिन यहाँ पर लेखक का मित्र जो है लेखक को ये बताता है कि जो जापान के लोग हैं जब वो अकेला महसूस करते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करते, अपने दोस्तों से बात नहीं करते, बल्कि ऐसा क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों से बात करते हुए या दोस्तों से बात करते हुए जो है ज्यादा समय व्यर्थ होता है, क्योंकि इधर उधर की बहुत सारी बातें होती है। लेकिन जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आप टाइम के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को चुप करा सकते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अब जो है बस इतनी ही बातें करनी है। लेकिन रिश्तेदारों को आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सारी बातें स्पष्ट की गई है लेखक के मित्र द्वारा। अगला जो प्रश्न झेन की देन से आपको दिया गया था वो है, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। तो ये कब की बात है? ये उस समय की बात है जब लेखक जो है टी सेरेमनी में गए हुए थे और जो चाइनीज था वो जो है चाय बना रहा था। उसकी जो जितनी भी क्रियाएं थी, यहाँ तक कि बर्तन को उठाने तक की जो क्रिया थी वो भी बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से वो कर रहा था। तो यहाँ पर उसको देखकर लेखक ने ये पंक्तियां कही थी और इसका आशय हम इस तरह से स्पष्ट करेंगे। जापान में चाय बनाने वाले को चाइनीज कहते हैं और उसने लेखक और उसके मित्रों के स्वागत से लेकर चाय परोसने तक का सारा काम इतने ही सलीके से पूरा किया और उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती नाम के राग की धुन गूंज रही हो। उस जगह का वातावरण इतना अधिक शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की आवाजें तक सुनाई दे रही थी।
तो यहाँ पर जो वो चाय बनाने की जो क्रियाएं हैं वो जो है लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत की है कि जो चाय बनाने वाला था उसने किस तरह से जो है अपने सारे जो काम था वो जो है बहुत ही सलीके से पूरा किया था। और वहाँ के वातावरण का भी जो है लेखक ने वर्णन किया है कि वहाँ का वातावरण कितना शांत था। और यहाँ पर उदाहरण उन्होंने दिया है कि इतना शांत था कि जब चाय के बर्तन में पानी उबल रहा था तो उसकी आवाज भी जो है सबको सुनाई दे रही थी। तो इस तरह से जो है आप अपने प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पहले जरूर चैप्टर की समरी को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। अब हम जो है बात करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि कई बार जो आपको क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो आपके चैप्टर्स के ही होते हैं, लेकिन थोड़े से जो है आपके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है उससे तोड़ मरोड़ कर आपसे पूछे जाते हैं, यानी थोड़ा सा उलट फेर उसमें किया जाता है, जिससे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि ये प्रश्न कहाँ से आया है और आपको किस तरह से इसके उत्तर देने हैं। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको पहले समरी को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आपको समरी पता है, आपको चैप्टर के बारे में सब कुछ पता है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाए तो आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 25 से 30 वर्ड्स में जिनके आपको उत्तर देने होते हैं, आंसर्स देने होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के दूसरे प्रसंग यानी झेन की देन में लेखक ने किस पद्धति का वर्णन किया है, यानी जो झेन की देन है उसमें लेखक ने किस जो आपका टॉपिक है उसको हमारे सामने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि बौद्ध धर्म में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिन भर के कामों के बीच भी कुछ चैन भरे या सुकून के पल हासिल कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने किस पद्धति का वर्णन किया है? ध्यान की पद्धति का, यानी जो आपकी ध्यान की पद्धति होती है उसको जो है लेखक ने यहाँ पर जापान को जो देन के रूप में मिली है उसका वर्णन किया है कि उसमें जो है जापान के लोग जितनी भाग दौड़ भरी जिंदगी जीते हैं लेकिन उसके बीच भी जो है वो कुछ सुकून के पल हासिल कर ही लेते हैं, जिसमें वो अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि लेखक के मित्र के अनुसार जापानी किस रोग से पीड़ित हैं और क्यों? तो लेखक के मित्र के अनुसार जापानी जो है वो मानसिक बीमारी यानी मानसिक रोग से पीड़ित हैं, जिसके कारण उनकी असीमित आकांक्षाएं, उनको पूरा करने के लिए किया गया भागम भाग भरा प्रयास, महीने का काम एक दिन में करने की चेष्टा, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र से प्रतिस्पर्धा आदि हैं। तो यहाँ पर जो जापानी लोग हैं उनको कौन सा रोग है? लेखक के मित्र के अनुसार मानसिक रोग है, और उसके कारण भी जो है उन्होंने बताए हैं कि क्यों उन्हें मानसिक रोग है। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि टी सेरेमनी की चाय का लेखक पर क्या असर हुआ? तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टी सेरेमनी में चाय पीते समय लेखक पहले 10-15 मिनट परेशान हो गया, फिर उसके दिमाग की रफ्तार धीमी होने लगी जो कुछ देर में बंद सी हो गई। अब उसे सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था, उसे लगने लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। तो यहाँ पर जो है टी सेरेमनी में लेखक पर क्या असर पड़ा ये 25 से 30 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो जो इसके रिलेटेड आपको पहले भी प्रश्न दिया गया था वहां पर हमने थोड़ा ब्रॉड करके यानी थोड़ा विस्तार में आपको बताया था, तो आप इस तरह से जो है वहां पर लिख सकते हैं कि लेखक पर क्या असर पड़ा था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जीना किसे कहते हैं, लेखक को किस स्थिति में एहसास हुआ? तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है जीना किसे कहते हैं ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये एहसास हुआ था कि आखिर जीना किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जीना किसे कहते हैं, लेखक ने ऐसा उस स्थिति में महसूस किया जब वह भूतकाल और भविष्य दोनों को मिथ्या मानकर उन्हें भूल बैठा। उसके सामने जो वर्तमान था उसी को उसने सच मान लिया था। टी सेरेमनी में चाय पीते पीते उसके दिमाग से दोनों काल उड़ गए थे। वह अनंत काल जितने विस्तृत वर्तमान में जी रहा था।
अब यहाँ पर जब लेखक जो है चाय पीते पीते उसे एहसास हुआ कि वो जो है बहुत धीमी रफ्तार में उसका दिमाग चल रहा है, और उसे वहां पर एहसास हुआ कि जो हमारा पास्ट है और फ्यूचर है वो दोनों ही जो है वो झूठे हैं, हमें उसमें नहीं जीना चाहिए, बल्कि जो हमारा वर्तमान है हमें उसमें जीना चाहिए, क्योंकि उसी पर जो है सारा जो हमारा फ्यूचर है वो बेस्ड है, और जो हमारा पास्ट है वो तो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बीत चुका है। तो जब लेखक वहां पर का है तो जब लेखक वहां पर ये महसूस कर रहा था तो उन्हें ये लग रहा था कि जो ये वर्तमान काल है वो बहुत ही अनंत काल है, यानी वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, और ये सत्य है, ये एक सच है, क्योंकि जो वर्तमान काल है वही चलता रहता है, हम केवल वर्तमान काल में ही जीते हैं, हम ना फ्यूचर में जा सकते हैं ना ही पास्ट में जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जापान में चाय समारोह की सबसे खास बात क्या होती है और लेखक को वहां कैसा महसूस हुआ? तो यहाँ पर देखिए, ये खास बात जो है वो पहले आपसे जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें भी पूछी गई थी। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस को जो है वो मिक्स किया गया है कि चाय सेरेमनी की खास बात क्या थी और लेखक को वहां कैसा महसूस हुआ। तो यहाँ पर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पर 25 से 30 वर्ड्स में अपने आंसर को कंक्लूड करना है। तो दोनों जो ये क्वेश्चंस है उनको आप किस तरह से 25 टू 30 वर्ड्स में कंक्लूड करेंगे, इस तरह से आपकी लेखक कहते हैं कि चाय समारोह में चाय बनाने वाले ने चाय तैयार की और फिर उन प्यालों को लेखक और उसके मित्रों के सामने रख दिया। जापान में इस चाय सेरेमनी की खास बात शांति होती है, इसलिए वहां 3 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं माना जाता। वे करीब 1.5 घंटे तक प्यालों से चाय को धीरे धीरे पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उसके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद ही हो गया है। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चंस को जो है आप मिक्स करके कम शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक हमें वर्तमान समय के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है लेखक हमें वर्तमान समय में क्या बताना चाहते हैं वो हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आप इस तरह से जो है उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग या तो बीते हुए दिनों में रहते हैं या आने वाले दिनों में, जबकि दोनों ही समय झूठे होते हैं, क्योंकि बीते हुए समय को हम फिर से जी नहीं सकते और आने वाले समय का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह कैसा होगा। जो समय अभी चल रहा है अर्थात वर्तमान, वही सच है, और यह समय कभी भी खत्म होने वाला या बहुत अधिक फैला हुआ है, क्योंकि हम हमेशा वर्तमान में ही रहते हैं। तो ये जो है मैंने पहले भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों हमें वर्तमान समय में जीना चाहिए, और लेखक भी हमें वर्तमान समय के बारे में क्यों बता रहे हैं और क्यों उन्होंने कहा कि जो बीता हुआ समय है यानी जो हमारा पास्ट है और जो आने वाला समय यानी फ्यूचर है वो दोनों झूठ क्यों है, हमें वर्तमान समय में ही क्यों जीना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप 25 टू 30 वर्ड्स में अपने जो आंसर्स हैं उनको कंक्लूड कर सकते हैं। अब करेंगे अतिरिक्त प्रश्न 60 से 70 शब्दों में, यानी आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 60 टू 70 वर्ड्स के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं, हम उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो आपसे प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि जापान की तरह ही भारत में भी लोगों की जिंदगी की गतिशीलता में खूब वृद्धि हुई है। झेन की देन पाठ के आधार पर वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर जापान की तरह ही भारतीय लोगों में भी जो है गतिशीलता बढ़ रही है, यानी वो भी जो है दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करने में लग गए हैं, यानी अपने आप को दूसरों से आगे रखने की चेष्टा रखते हैं। तो झेन की देन पाठ के आधार पर हमने इसे एक्सप्लेन करना है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने जीवन में अत्यधिक सुख सुविधाओं को पाने की इच्छा, भौतिकवादी सोच और विकसित बनने की चाहत ने भारतीयों की जिंदगी की गतिशीलता में वृद्धि की है। भारत भी अन्य विकासशील देशों की भांति विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव हो या महानगर, सभी प्रगति के लिए भागते दिख रहे हैं। विकसित देशों की भांति जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों की जिंदगी में भागम भाग बची हुई है। अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त होने के कारण अब लोगों के पास अपनों के लिए भी समय नहीं बचा है। भारत के लोगों की स्थिति भी जापानियों जैसी हो रही है, जो चलने की जगह दौड़ रहे हैं, बोलने की जगह बक रहे हैं और इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर मानसिक रोगी होने लगे हैं।
अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से भारतीय भी जो है जापानियों की तरह ही जो है चलने की जगह दौड़ रहे हैं, बोलने की जगह बक रहे हैं और उन्हीं की तरह जो है मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं और वो भी जो है दूसरों से आगे निकलने के लिए कैसी भागम भाग कर रहे हैं। तो झेन की देन के पाठ के आधार पर ही जो है हमने इसे एक्सप्लेन करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि झेन की देन पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है। तो आपको जो है उससे क्या सीख मिली है झेन की देन पाठ से, ये आपने एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। तो यहाँ पर हमने अपने वर्ड्स में इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि झेन की देन पाठ हमें अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली और उसके दुष्परिणामों से अवगत करवाता है। पाठ में जापानियों की व्यस्त दिनचर्या से उत्पन्न मानसिक रोग की चर्चा की गई है। वहां की टी सेरेमनी के माध्यम से जापान के लोग अपने मानसिक तनाव से मुक्त होते हैं। टी सेरेमनी के माध्यम से लेखक ने हमें यह संदेश दिया है कि अधिक तनाव मनुष्य को पागल बना देता है। इससे बचने का उपाय है मन को शांत रखना। हमें बीते दिनों और भविष्य की कल्पनाओं को भूलकर वर्तमान की वास्तविकता में जीना चाहिए और वर्तमान का भरपूर आनंद लेना चाहिए, क्योंकि बीते हुए दिनों को हम चाहकर भी वापस नहीं ला सकते और भविष्य में क्या होना है इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। मानसिक तनाव से मुक्त होने के लिए मन में चिंता, तनाव और अधिक काम की बोझिलता हटाना आवश्यक है ताकि शांति एवं चैन से जीवन कटे। तो इस तरह से जो है हमने अपनी सोच के हिसाब से जो है यहाँ पर हमें क्या संदेश मिला है झेन की देन पाठ से वो एक्सप्लेन किया है। आपने भी जो है झेन की देन पाठ को अच्छे से उसकी समरी को पहले पढ़ना है, उसके बाद आपने जो है अपनी सोच के हिसाब से अपने शब्दों में जो है एक्सप्लेन करना है कि आपको क्या लगता है कि लेखक ने हमें क्या संदेश दिया है झेन की देन पाठ से। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लेखक ने जब अपने जापानी मित्र से वहां की सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में पूछा तो उसने क्या कहा और उसका क्या कारण बताया। तो आप इसके आंसर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लेखक ने जब अपने जापानी मित्र से वहां की सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि जापान के लोगों को सबसे अधिक मानसिक बीमारी का शिकार होना पड़ता है। लेखक ने मानसिक बीमारी की वजह पूछने पर लेखक के मित्र ने उत्तर दिया कि उनके जीवन में तेजी औरों से अधिक है। जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है, अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे लोग केवल काम की ही बात करते हैं। जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए, जिसके कारण वे 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही खत्म करने की कोशिश करने लगे। यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी फैल गई है। तो ये जो है आपने देखा कि जो हमारा आंसर है वो जो है बिल्कुल उसी की तरह है जैसे हमने पहले जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न पूछे गए हैं वहां पर एक्सप्लेन किया था। ये जो है पूरा उसी की तरह चल रहा है, लेकिन जो हमारा सिर्फ प्रश्न था वही थोड़ा सा हेर फेर किया गया था। तो इसी तरह से आपसे भी जो है थोड़े प्रश्नों को अलग करके पूछा जा सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे शब्दों में अपने प्रश्नों के उत्तर एक्सप्लेन करने हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लेखक का दोस्त लेखक को चानोयू के लिए कहाँ ले गया और वहां का माहौल कैसा था। तो यहाँ पर जो है आपको पूरा जो है एक्सप्लेन करना है कि लेखक का दोस्त उनको जो है टी सेरेमनी के लिए कहाँ ले गया था और वहां पर कैसा माहौल था। तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एक शाम को लेखक का जापानी दोस्त उन्हें चानोयू अर्थात जापान के चाय पीने के एक विशेष आयोजन में ले गया। लेखक और उसका मित्र चाय पीने के आयोजन के लिए जहां गए थे वहां एक 6 मंजिल की इमारत थी। उसकी छत पर एक सरकने वाली दीवार थी जिस पर चित्रकारी की गई थी और पत्तों की एक कुटिया बनी हुई थी जिसमें जमीन पर चटाई बिछाई हुई थी। उसके बाहर बेडोल सा मिट्टी का एक पानी भरा हुआ बर्तन था। लेखक और उनके मित्र उस पानी से हाथ धोकर अंदर गए। अंदर चाय देने वाला एक व्यक्ति था जिसे चाइनीज कहा जाता है। उन्हें देखकर वह खड़ा हो गया। कमर झुकाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। अंगीठी को जलाया और उस पर चाय बनाने वाला बर्तन रख दिया।
वह साथ वाले कमरे में गया और कुछ बर्तन ले आया। फिर तौलिए से बर्तन साफ किए और सारा काम उस व्यक्ति ने बड़े ही सलीके से पूरा किया और उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती नाम के राग की धुन गूंज रही हो। उस जगह का वातावरण इतना अधिक शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की आवाजें तक सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर जो है हमने पूरा जो आपका माहौल था उस टी सेरेमनी का वो एक्सप्लेन किया है। और अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है तो आप इससे भी अच्छे तरीके से जो है अपने शब्दों में वहाँ का जो माहौल था, सिचुएशन थी, वो जो है आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में। आपको जो है समरी को अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आप अपने शब्दों में अच्छे से अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड टर्म्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्वेश्चंस को किस तरह से एक्सप्लेन करना है वो समझ में आ गया है। और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अगले चैप्टर की वीडियो जल्द ही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।